हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमंस फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस द डाइजेस्टिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बीइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो कि स्टार्च है, उसका जो डाइजेशन है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टम, सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इज इसोफेगस एंड फोर्थ इज बक्कल कैविटी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में होता है स्लाइवा, और स्लाइवा में एक एंजाइम मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये वर्क करता है स्टार्च पे को ये वर्क करेगा स्लाइवरी एमाइलेज, और या फिर हम इसे बोलते हैं टाइलिन। इसका एक नाम हो रहा है टाइलिन। ये स्टार्च को किस में तोड़ देगा कि डाइसैकेराइड माल्टोज में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्टार्च का डाइजेशन हो गया स्टार्च। बट यहाँ पे जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो ओनली होता है 30%। मतलब जो स्टार्च हमने खाया उसमें से 30% ही डाइजेस्ट होगा बक्कल कैविटी में। उसके आगे का जो डाइजेशन है वो आगे फर्दर पार्ट में होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहले पूछे कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा बिगिन होगा कहाँ पे? बक्कल कैविटी में। तो ऑप्शन नंबर ए है जो सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। और अगर हमसे पूछ ले एंजाइम कौन सा काम करेगा, तो एंजाइम काम करेगा स्लाइवरी एमाइलेज या फिर जिसे बोलते हैं टाइलिन। और ऐसे पूछ ले कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन होगा, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओनली 30% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है बक्कल कैविटी में। और स्टार्च टूटेगा किस में, मतलब क्या बना लेगा? डाइसैकेराइड माल्टोज बना लेगा। तो हमें इससे रिलेटेड ही सारी बातें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विच इज़ द लोगेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बहुत सारे पार्ट है। जैसे सबसे पहले हो गया बक्कल कैविटी। जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी। देन उसके बाद में आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे आ गया इसोफेगस। इसोफेगस या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस बोल दो या फिर फूड पाइप बोल दो। देन उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद में इसोफेगस के बाद में क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी आगे पार्ट होते हैं जैसे ड्यूडेनम। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। और रेक्टम से आगे क्या होता है? एनस के थ्रू ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, और क्या होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा खत्म हो जाता है। तो अब इसमें पूछा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ये जितने भी पार्ट में लिखे हैं। तो इसका आंसर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अराउंड 7 मीटर लंबी होती है, 7 मीटर लेंथ होती है इसकी। और ये बहुत हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट ऑर्गन है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे स्मॉल है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये इसकी लेंथ जो होती है वो 7 मीटर होती है। ये हाईली कोल्ड होती है, ऐसे करके इसमें बहुत सारे कोइल, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अभी हमने देखा कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? बक्कल कैविटी से हो रहा था। वैसे ही हमसे पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज लीवर, सेकंड इज माउथ, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ इज स्टमक। तो इसका आंसर जाएगा स्टमक, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो बक्कल कैविटी है वहाँ पे ओनली हम बोल सकते हैं सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च बोल दो या फिर इसे बोल दो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जो खाना खाया वो कहाँ के? हमारे इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन होता ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इसोफेगस से खाना कहाँ जाता है? इसोफेगस से खाना गया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी इसोफेगस से खाना गया स्टमक में। पहले स्टमक में जाएगा ना। स्टमक में क्या होता है? एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है किस पे? प्रोटीन पे। और क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कि अगर कार्बोहाइड्रेट पूछे या स्टार्च पूछे तो उसका आंसर जाएगा बक्कल कैविटी। एंड जब हमसे पूछे प्रोटीन, तो प्रोटीन का आंसर जाएगा स्टमक से, कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में। तो वहाँ से क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वट इज द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक। अगर हम देखें कि ये मान लो स्टमक है, ठीक है, इस स्टमक में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है म्यूकस की लेयर होती है। अब इसमें पूछा कि म्यूकस की लेयर क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है स्टमक में एंजाइम्स होंगे, और क्या होगा? एक HCl नाम का एसिड होगा, और ये HCl नाम का जो एसिड है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
तो ये अगर ये HCl यहाँ पे म्यूकस नहीं होगी तो एलिमेंट ये सॉरी जो स्टमक की कैनाल है उसको क्या कर देगा, हम बोल सकते हैं बर्न कर देगा, उसे जला देगा, उसको हार्म कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम म्यूकस की लाइनिंग कर देते हैं स्टमक की वॉल के अंदर। तो हम क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, कि हम प्रोटेक्ट करके स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है। टू डाइजेस्ट फैट्स, नहीं फैट का डाइजेशन का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, फैट का डाइजेशन तो यहाँ पे होता ही नहीं है। म्यूकस इसलिए थोड़ा हम सीक्रेट करते हैं कि फैट का डाइजेशन के लिए, नहीं। टू किल द जर्म इन द फूड, नहीं ये मतलब किल्स भी नहीं करता जर्म्स को। सेकेंड ऑप्शन है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, नहीं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। म्यूकस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, कि जैसे HCl है और जो एंजाइम है वो स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट ना करे, उसे जला ना दे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से आना चाहिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है कि सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन्स के या फैट के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था स्टार्च बोल दो, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी लिख के दे सकता था, कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन ये भी सही होता, कार्बोहाइड्रेट होता। तो एंजाइम पूछ ले तो हम बोलेंगे टाइलिन, या फिर बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज। और कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन होता है, ओनली 30% जो स्टार्च होती है। और स्टार्च किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्टार्च किस में चेंज हो जाएगी, एक डाइसैकेराइड माल्टोज में। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब देखो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कि जितना भी डाइजेशन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। फिर डाइजेशन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड वो एंटर करता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा फीसस मैटर है ना, जो हम बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट हम बाहर निकालेंगे, वो कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वहाँ से हम क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर और सोल्ट, जो हमें लगता है कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड सोल्ट, वो क्या कर लेते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर एंड सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेम द लेयर इन द वॉल ऑफ द स्टमक दैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। कि हमें नाम बताने स्टमक में उस लेयर का जिसमें नर्व मिलेंगी हमें और ब्लड वेसल्स मिलेंगी। हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टॉपिक देखा था, क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसमें हमने लेयर देखी थी 4। फर्स्ट इज सिरोसा, सेकेंड इज मस्कुलरिस, थर्ड इज सबम्यूकोसा एंड फोर्थ इज म्यूकोसा। उसमें से जो सबम्यूकोसा वाली लाइन होती है, इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर मिलेगी, और म्यूकोसा सबसे इनर होती है, सबसे अंदर मिलेगी। तो हमसे पूछे ब्लड वेसल्स एंड, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे, नर्व एंड ब्लड वेसल्स कहाँ मिलेगी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सबम्यूकोसा होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन वर्टिब्रेट लैक्टियल्स आर फाउंड इन। कि जो वर्टिब्रेट है उनमें लैक्टियल्स कहाँ मिलती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लैक्टियल्स होती है क्या, लिम्फ वेसल्स होती है। लैक्टियल्स आर लिम्फ वेसल्स, जो क्या करती है, फैट का जो डाइजेशन हो जाता है बाद में, हम ऐसे बोल सकते हैं फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्योंकि फैट जो होता है ना वो ब्लड वेसल्स से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी, लैक्टियल की, या फिर हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स की। तो ये किसका पार्ट होगा, ये होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले इलियम, ठीक है, इस्चियम हम बोल सकते हैं हमारी एक बोन है, ये कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसोफेगस में डाइजेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो फैट का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एंड ईयर, ये भी कोई ऑप्शन, ईयर में भी कोई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलियम। इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन केवीएस में पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब हमें देखना है जो विटामिन दिया हुआ है उसका नेचर कैसा है, वो फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल, एंड देन जो उससे डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई है वो सही मैच है या नहीं। अब सबसे पहले में दिया हुआ है विटामिन ए। अब देखो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। टू टाइप के विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को हम याद रखें कीड़ा से, ये पहले भी लेक्चर में बताया था मैंने, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ई, ये चारों के चारों विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल। देन वाटर सॉल्युबल में हम याद रखेंगे बी एंड सी। विटामिन बी भी वाटर सॉल्युबल है एंड विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो अब हमें देखना है विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, ठीक है ये भी सही बात लिखी हुई है। विटामिन के फैट सॉल्युबल, ओके। विटामिन ए फैट सॉल्युबल, ठीक है। और विटामिन के वाटर सॉल्युबल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, क्योंकि विटामिन के वाटर सॉल्युबल होता ही नहीं है, वो तो फैट सॉल्युबल होता है। तो एक ऑप्शन हमने ऐसे कट कर दिया। अब हम देखते हैं डिजीज सही दी है या नहीं दी। विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसकी कमी से ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही मिल गया। बट नेक्स्ट देखते हैं कि गलती कहाँ है। विटामिन के फैट सॉल्युबल है, ठीक है, बट इससे दिया बेरी बेरी, ये बेरी बेरी विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होता है, ना कि विटामिन के की, तो ये भी रॉन्ग है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बोल दिया बेरी बेरी, तो ये फिर रॉन्ग है, क्योंकि बी1 की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, तो फिर बेरी बेरी तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। देखो एक ही क्वेश्चन को पूछने के कितने तरीके हैं, मतलब हमसे यही पूछा जा रहा है कि बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, कौन किसका मतलब डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टार्टेड लिखे ना, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट बोल दो या फिर स्टार्च बोल दो। एक ऑप्शन था, मतलब एक क्वेश्चन पहले था उसमें स्टार्च करके ऑप्शन दे दिया, देन उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा के यहाँ पे हमें बोल दिया कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल सकता है हमें और स्टार्च भी, दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि कौन सा एंजाइम लगेगा, तो आप वहाँ से जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जूस सिक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फैट की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है। तो फैट की डाइजेशन में हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो बाइल जूस एंड एक पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बोल सकते हैं, पेनक्रियाटिक जूस बोल सकते हैं। ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें, हम बोल सकते हैं फैट के डाइजेशन में। जो बाइल जूस होता है वो एंजाइम तो बाइल जूस में कोई प्रेजेंट नहीं होता, बट ये क्या करते हैं इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब कि जो फैट के बड़े सारे पार्टिकल हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। एक बड़ा सा फैट का पार्ट, जो हमने मान लो एक बड़ा सा फैट का पार्टिकल उसको छोटे छोटे पार्ट में से तोड़ देगा उसको, तो उसका क्या करती है डाइजेशन में हेल्प हुई कि एक तो मान लो आप किसी बड़ी चीज़ पे एंजाइम डालोगे और एक छोटे छोटे पार्टिकल्स पे एंजाइम डालोगे तो आपकी हेल्प होगी ना। तो बाइल जूस एंजाइम तो कोई रिलीज नहीं करता बट इमल्सिफिकेशन करता है, जिससे फैट का बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। फिर इन जो ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, फिर आगे इस पर क्या करता है पैनक्रियाटिक जूस वर्क करता है और आगे क्या करता है इसका डाइजेशन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर होगा, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन द फैट एब्जॉर्ब्ड इज कैरिड बाय द, कि जब डाइजेशन हो गया फैट का इंटेस्टाइन में फिर वो किससे एब्जॉर्ब होता है। अभी हमने देखा था ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा या सीरम। तो हमने देखा था लिम्फ बोल दो या फिर ऑप्शन में दिया सकता है लैक्टियल्स के थ्रू या लिम्फ के थ्रू क्या होता है फैट का हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड के थ्रू इसका हम बोलते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो ब्लड आंसर मत करके आना, अगर ब्लड करके आओगे तो ये रॉन्ग होगा। हमें आंसर करके आना लिम्फ या लैक्टियल ऑप्शन में होगा, तो लैक्टियल ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। व्हाट इज द नोन एज एंजाइम। ये एंजाइम को हम और क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट बोल सकते हैं या फिर रिसेप्टर बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जैसे कैटालिस्ट क्या करता है किसी भी रिएक्शन की हम बोल सकते हैं रिएक्शन को क्या कर देते हैं उसकी रेट को फास्ट कर देता है ना, जिससे वो रिएक्शन जल्दी होती है। वैसे ही क्या करते हैं एंजाइम भी क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो रिएक्शन की रेट होती है उसे फास्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एंजाइम से विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
मतलब करेक्टली मैच नहीं है, मतलब इनकरेक्टली मैच है। तो विटामिन B12 से थी वह परनीशियस एनीमिया, ठीक है। विटामिन बी से कॉन्वलेसेंस, ठीक है। विटामिन B1 से बेरी और विटामिन B2 से पेलाग्रा, तो यही रोंग है। अभी हमने देखा था B1 से बेरी होते हैं, B12 से परनीशियस एनीमिया होता है, बट जो पेलाग्रा होता है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, ना कि B2 की डेफिशिएंसी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टमक। मतलब स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम या फिर पेप्सिन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है और कौन सा एंजाइम काम आता है? पेप्सिन। लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, सेलुलेज हम बोल सकते हैं सेलुलोज पे काम करेगा, और लाइसोजाइम है भी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, यानी क्या करते हैं ये बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है। बट हमसे पूछे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, पेप्सिन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 16। बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द, कि जो बाइल जूस है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज किडनी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज सैलाइवरी ग्लैंड, थर्ड इज लीवर एंड फोर्थ इज लंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बाइल जूस का फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है। अगर हमसे पूछे स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में होता है, बट जो बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टमक, बी इसोफेगस, सी इलियम एंड डी ड्यूडेनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार PYQ पूछा गया कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है, और ये सब म्यूकोसा में मिलती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सी लाइन में प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा में। और ये क्या करती है? म्यूकस को सिक्रेट करती है। किसको सिक्रेट करती है? म्यूकस को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू, मतलब हमें एंजाइटी हो रही है और हमने स्पाइसी फूड खा लिया, तो इससे क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, जॉन्डिस, डायरिया या फिर वॉमिटिंग। आप ये देखोगे जब जब आप ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, तो उसमें लास्ट में ना डिजीज़ दी हुई है। तो ये डिजीज़ से क्वेश्चन पूछा गया कि एंजाइटी और जो स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो जो हमें क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इंडाइजेशन, मतलब खाना पचेगा नहीं। अगर हमें टेंशन हो जाती है तो भी हमें भूख नहीं लगती, या फिर हमारे जो एंजाइम है वो सही से वर्क नहीं कर पाते, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। ऐसे अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तो भी डाइजेशन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आपको वो डिजीज़ सारी पढ़नी है। जॉन्डिस में क्या होता है? जो बाइल पिगमेंट होते हैं ना, बाइल पिगमेंट वो क्या होता है? ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? जॉन्डिस होता है। डायरिया में क्या होता है? फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, लूज मोशन टाइप में बोल सकते हो कि आप फूड का एब्जॉर्ब है ना वो कम हो जाता है, कि बार बार हमें बोल सकते हैं कि वॉशरूम जाना पड़ता है। और वॉमिटिंग में तो क्या होता है कि जो खाना हमने खाया है वो क्या होता है कि वापिस से क्या होता है कि हम क्या होता है कि बाहर आ जाता है हमारी बकल कैविटी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कूफर सेल्स अकरिंग, मतलब जो कूफर सेल्स है वो कहाँ देखने को मिलती है? स्प्लीन में, किडनी में, ब्रेन में या लीवर में? तो ये पहले भी डिस्कस किया था हमने कि कूफर सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है लीवर में, और एक ऐसी सेल होती है फैगोसाइटिक सेल होती है, मतलब कि क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करती है। फैगोसाइटिक सेल और क्या करेगी? बैक्टीरिया को किल करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये PYQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फार्मूला, कि जो नॉर्मल ह्यूमन डेंटल फार्मूला है उसका डेंटल फार्मूला क्या है? मतलब ह्यूमन एडल्ट का कुछ है। तो हमने देखा था 2 1 2 3, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो ऐसा ऑप्शन देख लो 2 1 2 3, ये तो नहीं है, 2 1 3 3 हो गया, 2 1 2 3, ऑप्शन नंबर 30 इज राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट हमें याद रखना है कि 2 1 2 3 एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो एनसीईआरटी में दो दी हुई है। एक तो दी हुई क्वाशियोरकोर, देन एक दी हुई मेरास्मस। ये दोनों क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, जिन्हें हम बोलते हैं PEM भी बोला जाता है। PEM लिखना था यहाँ पे, PEM, प्रोटीन एनर्जी
माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन ये मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो गई। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्वाशियोर दिया हुआ है। यहाँ पे मैरास्मस होता तो वो भी आंसर चला जाता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सिक्रीशंस फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, कि जो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। नोट को ध्यान से रखना है, कई बार बच्चे नोट देखते नहीं और आंसर गलत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यस हमने देखा था जो स्टार्च का डाइजेशन है वो 30% यहाँ पे हो जाता है, सही है ये ऑप्शन। लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये लुब्रिकेशन करता है ओरल कैविटी का, ठीक है। सलाइवा में क्या होता है, बोलस बन जाता है फूड का और क्या करता है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, नहीं डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये ऑप्शन गलत है। और तो लिखा हुआ है कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, ये भी सही है कि बैक्टीरियल की पॉपुलेशन को क्या करता है कंट्रोल करता है, क्योंकि सलाइवा में हमें मिलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, ये क्या करता है बैक्टीरिया को किल करता है। तो नोट पूछे तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा राइट आंसर होगा, कि इसमें नोट पूछा तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए बी डी और सी क्या रोंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर द सीकम देयर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे पहले क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज डुडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। इलियम के बाद में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके पार्ट होते हैं सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, ये क्या इनका सीक्वेंस है। तो जब इलियम से सिक्कम में फूड जाएगा तो वहाँ पे क्या लगा होगा, इलियोसिकल वाल्व लगा होगा, कि जिससे वापस से फूड सिक्कम से इलियम में ना जा पाए, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में फूड को भेजना है ना। फिर सिक्कम से कॉलोन में जाएगा, कॉलोन से रेक्टम में, और एनएस से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है। अब हमने क्या किया, इलियम से सिक्कम में फूड को भेजा, तो सिक्कम से इलियम में वापस फूड ना बैक फ्लो कर जाए, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इलियोसिकल वाल्व लगाते हैं, क्योंकि फूड इलियम से सिक्कम में जा रहे हैं तो वाल्व भी हम यहीं पे लगाएंगे। अब यहाँ पे वाल्व लगा के करना क्या, जब फूड इलियम से सिक्कम में जा रहा है तो यहाँ पे ही हमें वाल्व लगाना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा, इलियोसिकल वाल्व, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टूगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, ठीक है, दो फ्रेंड डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्टेड कफिंग वाइल स्वॉलिंग सम फूड, मतलब एक को खांसी आने लग जाती है जब वो फूड को हम बोलते हैं निगलता है तो स्वेलिंग करता है, तो दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट। अब ऐसा क्या हुआ कि उसे खांसी क्यों आई, तो देखो क्या होता है कि जो फेरिंग्स होते हैं, मान लो ये किसी की बक्कल कैविटी है, ठीक है, कोई इंसान है उसकी बक्कल कैविटी है, अभी इंसान तो ऐसे ही बने, तो बक्कल कैविटी से यहाँ पे क्या होता है, फेरिंग्स होती है आगे, बक्कल कैविटी आगे, और फेरिंग्स से 2 पाइप निकलती है। जो आगे वाली होती है उसे तो हम बोलते हैं विंड पाइप, और जो पीछे वाली होती है उसे हम बोलते हैं फूड पाइप। ये कॉमन पैसेज होता है, फेरिंग होता है वो कॉमन पैसेज होता है, यहाँ पे लिख लो फेरिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फॉर फूड एंड एयर, मतलब जो सांस हम लेंगे यहाँ से वो भी कहाँ से जाएगी, विंड पाइप से आगे लंग्स में जाएगी, और जो खाना हम खाएंगे वो भी फेरिंग से होकर कहाँ जाएगी, फूड पाइप से आगे इसोफेगस वहाँ पे जाएगी। तो कई बार क्या, और यहाँ पे क्या होता है, एक ढक्कन लगा होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस ढक्कन को बंद कर देता है, यानी विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे खाना ये फूड पाइप में जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये एपिग्लोटिस ढंग से काम नहीं कर पाता और खाना कहाँ चला जाता है, हमारी विंड पाइप में चला जाता है, जिससे हमें खांसी होती है। तो क्या आएगा, एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अभी क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये छोटा है क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा थी। मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, हमें देखना कौन सा राइट है। अब देखो फर्स्ट पढ़ो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये हमने पहले भी बात कर ली कि ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फिर दिए हुए स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। तो ये बात सही है कि जो फैट है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है कहाँ, ब्लड में, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेशली ये फूड में एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड में, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेशली कैपिलरी लिम्फ वेसल्स होती हैं, स्पेशल लिम्फ वेसल होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं।
तो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नोट को ध्यान रखना है कि करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सिक्रेट म्यूकोस। ठीक है, गोबलेट सेल म्यूकोस को सिक्रेट करती है और म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड सिक्रेट HCl। ओके, ये भी सही है। एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज एंड सिक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड सिक्रेट पेप्सिनोजन। तो अभी देखो, सब म्यूकोसा में होता है, ठीक है, बट ये स्टमक में नहीं होता। कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ड्यूडेनम में। और ये पेप्सिनोजन को सीक्रेट नहीं करता, किसको सीक्रेट करते हैं? म्यूकस को। नोट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और हमने गलती कहाँ है वो भी देखी। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने ऑप्शन को टिक कर दिया और छोड़ दिया, गलती कहाँ है हमें वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि पेप्सिनोजन को सीक्रेट ही नहीं करता ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। और ये प्रेजेंट भी कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है, ना कि स्टमक में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैच करना कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड से। सबसे पहले रेनिन क्या है? एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये किस में मिलता है? इन्फेंट में मिलते हैं, यानी बच्चों में मिलते हैं, इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। इन्फेंट क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं ना, तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ए का हम बोल देंगे थर्ड आ जाएगा, मिल्क प्रोटीन। इंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है ट्रिप्सिन में। ऑक्जेंटिक सेल्स विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और फ्रक्टोज का क्या होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ए का देखो थर्ड, ए का थर्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, दिक्कत हो गया। फिर बी का देखो फोर्थ, बी का फोर्थ दोनों में। सी का आएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट इसमें। तो डी ऑप्शन है राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, हमारे एब्जॉर्प्शन करते हैं जब फूड का। रेनिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्टमक में मिलेगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में। और ये इन्फेंट में होता है। इन्फेंट मिल्क पीते हैं तो मिल्क प्रोटीन पे क्या करेगा? ये काम करेगा। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मिल्क प्रोटीन कौन सी है? कैसीन है। इंटेरोकाइनेज कहाँ होता है? ये इंटेरोकाइनेज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है जो क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, जो ट्रिप्सिन आगे जाके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब इतना डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, ना कि हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे इसकी थ्योरी भी करवाऊँ आपको कम्प्लीटली, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको थ्योरी भी करवा दूँगी। बट मैं उन बच्चों के लिए ये मैंने सीरीज़ चलाई है क्वेश्चन की जो उन्होंने पहले से थ्योरी पढ़ रखी है, तो उनको पता होगा कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से निकलता है और वो किस पे वर्क करता है। ये जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा एंटेरोकाइनेज जब इस पे काम करेगा, और फिर वो आगे क्या करेगा? ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। अब देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के कैसे पूछ रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जो पैराइटल सेल है, या फिर इसे हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, दो नाम है इसके, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या करती है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, विटामिन B12 के। और विटामिन B12 क्या करता है? इरिथ्रोपोइसिस कराता है। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पैराइटल सेल, या फिर ऑप्शन में होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो क्या करते हैं? हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये मिलते हैं हमें सिक्कम में। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन मेंशन की हुई है कि सिक्कम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, और ये कुछ विटामिन को भी बनाते हैं, जैसे विटामिन के हो गया। ये विटामिन के को भी क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं उसका भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्कम में प्रेजेंट होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनेंगे और वो बोलेंगे कि मैम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रही हो। बट सच्चाई ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ता है सिलेक्शन उसी का ही होता है, दिस इज़ ट्रू। नौ क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट को मार्क करना है। फर्स्ट इज इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, ठीक है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा कॉइल होता है, उसमें से ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके 3 ही पार्ट होते हैं, उसमें से इलियम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, ये गलत है। मैंने बताया था कि जो सिक्कम होता है, सिक्कम से क्या निकलती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। सिक्कम से क्या निकलती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है, तो ऑप्शन ये गलत है। इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करेगा या सिक्कम में करेगा? इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद पार्ट है, तो ओपन थोड़ा करेगा उसमें। सिरोसा इज द इनर मोस्ट, नहीं भाई ये तो आउटर मोस्ट है, ये भी गलत दे दिया। ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर होगा, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट, कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर था, अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से देखे तो आपको इसका आंसर भी पता है, और ये PYQ है, ऐसे नहीं कोई मैं उठा के क्वेश्चन ले, ये PYQ पूछा गया है। हमने देखा था कि लीवर की 2 लोब होती है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। यहाँ से क्या निकलती है, डक्ट निकलती है, हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे क्या तो गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर से निकलती है सिस्टिक डक्ट, और ये आगे जाके मिल जाती है और क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके किस में मिलेगी, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाएगी कॉमन बाइल डक्ट, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेगी, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और जब ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुल गया कि ड्यूडेनम में सी शेप, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके जंक्शन पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है, तो जंक्शन ऑफ हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी में डायग्राम बना के दिखाया हुआ है आपको, एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, सब कुछ समझाए हुए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, कि सक्कस एंटेरिकस किसे कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस को कहते हैं, काइम को कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं? तो सक्कस एंटेरिकस एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया है कि सक्कस एंटेरिकस कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। कि जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ब्रश बॉर्डर जो सेल्स हैं उनसे जो एंजाइम निकलेंगे वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम होगी, और प्लस हमने क्या ऐड कर दिया, म्यूकस। इनको दोनों के मिला के हम क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। और ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहाँ मिलेंगे हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, ह्यूमन में जो मिल्क है उसका डाइजेशन किससे होगा, लाइपेज से, ट्रिप्सिन से, रेनिन से, या पेप्सिन से? अगर यहाँ पे बोलता इन्फेंट तो हमारा ऑप्शन जाता रेनिन, बट इसने बोला ह्यूमन, तो ह्यूमन में डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, पेप्सिन, क्योंकि रेनिन जो होता है वो ओनली इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लाइपेज देखे तो फैट को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन भी किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। बट ये पूछा इनिशियली, क्योंकि ये पेप्सिन कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक में, तो सबसे पहले जो खाना आएगा वो स्टमक में आएगा ना, तो प्रोटीन पे वर्क कर लेगा कौन, पेप्सिन। उसके बाद में खाना कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, तो ट्रिप्सिन बाद में उसको डाइजेस्ट कर सकता है। पहले तो खाना अगर स्टमक में आएगा तो पहले तो पेप्सिन ही डाइजेस्ट करेगा, तभी उसने पूछा इनिशियल स्टेप, क्योंकि डाइजेस्ट तो प्रोटीन को पेप्सिन भी ट्रिप्सिन भी करता है, बट उसने क्वेश्चन में दे दिया इनिशियल स्टेप, तब हमें पता चल रहा है कि ये पेप्सिन की बात करता है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब वापिस से मैच द कॉलम आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा तो इसको बड़ा करती हूँ मैं, फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे। अब हमें बताना है इसमें कौन सा मैच द कॉलम है। सबसे पहले आगे पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल हमने देखा था क्या सीक्रेट करता है, इसे पेप्टिक सेल भी बोलते हैं और चीफ सेल भी बोलते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिन। तो ए का थर्ड जाएगा, गोबलेट सेल म्यूकस को सीक्रेट करेगा, ऑब्जेंटिक सेल HCl को सीक्रेट करेगा, और हेपेटिक सेल क्या बनेगा, बाइल जूस। तो ए का थर्ड देखते हैं, ए का थर्ड देखते हैं, ए का थर्ड एक के ऑप्शन में लो पे क्वेश्चन मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट आंसर होगा। और ये सारा मैंने बताया हुआ, ऑब्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल भी बोलते हैं, ये HCl सीक्रेट करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पेप्टिक सेल बोल दो या फिर चीफ सेल बोल दो, वो क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजन पे वर्क करता है HCl, तो जाके पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और वो पेप्सिन जाके क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। गोबलेट सेल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि म्यूकस को सीक्रेट करती है, स्टमक की लाइनिंग बनाती है, जिससे कि क्या हो, HCl से स्टमक जल ना जाए।
और हेपेटिक सेल्स हैं वो लीवर में मिलेंगी और क्या करेगी, बाइल जूस के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। मतलब एक तो होते हैं मिल्की टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो मिल्की टीथ का जो होता है ना वो होता है फॉर्मूला 2102 और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला होता है 2123। अब ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एनमोलर, यहाँ पे भी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एनमोलर। अब देख लो, इंसाइजर इसमें भी है, इसमें भी है, कैनाइन इसमें भी है, इसमें भी है, बट प्रीमोलर यहाँ पे क्या 0 है और यहाँ पे प्रीमोलर कितने 2 हैं। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, प्रीमोलर में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि मिल्की टीथ के डेंटिशन में और परमानेंट टीथ के डेंटिशन में जो डिफरेंस होता है वो किस में होता है, प्रीमोलर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मोडिफाइड फ्रॉम। अभी हमने देखा था गोबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, और ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल की। कॉलमनर एपिथेलियल सेल की शेप कुछ इस टाइप होती है, यहाँ पे उनका न्यूक्लियस होता है। तो गोबलेट सेल्स की इसकी मॉडिफिकेशन होती है कॉलमनर एपिथेलियल सेल की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एंजाइम इंटेरोकाइनेज। अभी इंटेरोकाइनेज को हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, कि इंटेरोकाइनेज किसके कन्वर्जन में हेल्प करेगा, तो हमने देखा था ट्रिप्सिनोजन को इंटेरोकाइनेज किस में चेंज कर देगा, इंटेरोकाइनेज चेंज कर देगा ट्रिप्सिन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने का पूछे तो कौन सा क्या जाएगा, HCl। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है। और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करने का तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है इसमें। और कैसिनोजन टू कैंसिन, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो दो चीज़ें पूछी जा सकती है, या फिर तो पूछेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, तो वो हमने देख लिया इंटेरोकाइनेज, या फिर पूछेगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन चेंज करेगा, तो उसका आंसर जाएगा HCl। और इंटेरोकाइनेज रिलीज कहाँ से होता है, ड्यूडेनम से, या फिर बोल दो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा सकता है। और ट्रिप्सिनोजन किसका एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है कौन, ट्रिप्सिनोजन। और किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस की। और ये सिर्फ स्टमक की ही नहीं, पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, चाहे वो स्टमक हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जहाँ पे भी एंजाइम रिलीज होते हैं उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, गॉबलेट सेल प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि वो क्या रिलीज करती है, म्यूकस, जिससे क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं वो इफेक्ट नहीं कर पाते, हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। जो मैं क्वेश्चन लेके आई थी वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट ये थ्योरी क्लासेस नहीं, ये क्वेश्चन क्लासेस है, तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। बट जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज थी मैंने ऑप्शन को भी डिस्कस किया और क्या गलतियाँ मैंने वो भी बताया है। और आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी चीज़ और चाहिए कि ये कि आप मैम ये चैप्टर पढ़ाओ या फिर ऐसे पढ़ाओ कि थ्योरी पढ़ाओ, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, उसके हिसाब से आपको वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू।